अमावस की वो काली रात, ऊपर से शमशानपुर गांव का डरा देने वाला वो सन्नाटा जिसे चीरने की हिम्मत हवाओं में तो क्या किसी इंसान में भी नहीं थी। शमशानपुर गांव के बीच खड़ा वो सदियों पुराना डरावना पीपल का पेड़, जिसकी सूखी टहनियां किसी कंकाल की उंगलियों की थे आसमान को खरोंच रही थीं। कहते हैं कि रात के ठीक 12 बजे जब शमशानपुर गांव के लोग गहरी नींद में सोते हैं, तब शमशानपुर गांव की गलियों में किसी के घुंघरुओं की एक झनकार गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो मौत का पैगाम लेकर आती है। एक रात की बात है, शमशानपुर गांव के लोग मशालों की सुलगती रोशनी के बीच गांव का जो पुराना मंदिर था, उस मंदिर के पास इकट्ठा हुए थे। तभी मुखिया चौधरी साहब ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कड़क आवाज में कहा, अरे ओ शमशानपुर के मर्दों, तुम सब लोगों ने क्या हाथों में चूड़ियां पहन ली है कि इस गांव में कुछ दिन से जो सन्नाटा छाया हुआ है, तुम लोग देख पा रहे हो कि नहीं? यो सन्नाटा हमें निगल जाएगा एक दिन। कल उस गंगाराम की गाय का जो हाल उस काले साए ने करा है, उसके बाद भी तुम सब अपनी अपनी घरों में खाट पकड़ के दुबके पड़े सोते रहते हो। लानत है ऐसी मर्दानगी पे। मुखिया जी, वो कोई मामूली बला नहीं है। वो अपने गांव में जो पीपल का पेड़ है, वो उसका काला साया है। मैंने उस काले साये को अपनी आंखों से देखा है। वो साया हवा में तैर रहा था। ये शमशानपुर गांव का पुराना शाप है चौधरी साहब, जो हमें परेशान कर रहा है। वो काला साया अब बलि मांग रही है। अगर उस काले साये को बलि नहीं मिली तो वो हम सबको अपने अंदर निगल लेगा। मुखिया जी, कल्लू बाबा की बात सही है। मैंने शहर से तांत्रिक भैरवनाथ को बुलावा भेज दिया है, पर जब तक वो नहीं आते, हमें गांव में रात के पहरे के लिए एक जाबाज इंसान की जरूरत होगी, जो हमारे शमशानपुर गांव की रात को पहरेदारी करेगा। और जो कोई भी आज रात हमारे गांव की पहरेदारी करेगा, उसे इनाम में 10,000 रुपए और 1 बोरा अनाज मिलेगा। तो बोलो, है कोई माई का लाल जो रात को हमारे गांव की पहरेदारी करेगा? सरपंच की ये बात सुन के शमशानपुर गांव के लोगों में जैसे किसी चीज का सन्नाटा छा गया हो। भोलाराम जैसे हट्टे कट्टे लोग भी अपनी नजरें चुराने लगे। कोई भी गांव का आदमी आगे आने को तैयार नहीं हो रहा था। तभी पीछे से एक दुबली लेकिन साफ आवाज आई, चौधरी साहब, मैं करूंगा शमशानपुर गांव की पहरेदारी। अरे ओ रामू, तू क्या पागल हो गया है क्या? घर में दाना नहीं तो क्या तू अपनी जान देने पर तुला है थोड़े पैसों के लिए? तेरी मती मारी गई है क्या? जो तू रात को गांव की पहरेदारी करेगा, तुझे मरने का डर नहीं लगता क्या? अरे भोलाराम, जब पेट की भूख सामने आती है ना, तभी इंसान को पता चलता है कि पेट की भूख इंसान को कोई भी काम करवा सकती है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मेरे घर में खाने के लिए दाना तक नहीं है, और तुम कह रहे हो कि मुझे मरने से डर नहीं लगता क्या? हाँ, मुझे मरने से डर नहीं लगता। मैं मेरे परिवार के लिए मरने को भी तैयार हूं, और किसी को मारने को भी। भाई रामू, मैं तो तुम्हें समझा रहा था, अब आगे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम पे इतनी ही मजबूरी है तो अब तुम जानो और इस शमशानपुर के लोग जाने। चुप कर भोलाराम, तू पहरेदारी करने को तैयार नहीं है तो तू रामू को क्यों डरा रहा है? देख रामू, यो कोई बच्चों का खेलना है, पर तेरी आंखों में मुझे डर का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। इसीलिए आज रात शमशानपुर गांव की पहरेदारी तेरे भरोसे है। रामू बेटा, ये लो मशाल। ये मशाल तुम्हें रात भर रोशनी देती रहेगी। बस एक बात याद रखना, भूलकर भी आधी रात को 12 बजे उस पीपल के पेड़ की तरफ जाना मत। चाहे कोई आवाज दे के बुलाए या पुकारे, उस तरफ जाना मत। अरे पुजारी जी, अब रामू रात को पूरे शमशानपुर गांव की पहरेदारी कर ही रहा है, तो रामू को उस पीपल के पेड़ के पास जाना तो पड़ेगा ही। भोलाराम, तू रामू को डरा मत। खुद तो तू पहरेदारी कर नहीं रहा है,
और रामू पहरेदारी कर रहा है तो तू उसको डरा रहा है। मुखिया जी, कोई कुछ भी कह ले, मैं डरता नहीं। मुझे अगर पीपल के पेड़ के पास भी जाना पड़े तो भी मैं डरने वाला नहीं। तुम सब लोग अपने अपने घर जाके आराम से सो जाओ। आज रात मैं गांव की पहरेदारी करूंगा। बस मुझे मेरे घर जाके मेरी पत्नी और बेटे को बता के आता हूं कि मैं आज रात हमारे गांव की पहरेदारी करूंगा। रामू की ये बातें सुन के सभी गांव के लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर रामू जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी मालती दरवाजे के पास खड़े होकर रामू का इंतजार कर रही थी और रामू का बेटा नीचे बिना खाना खाए ही भूखा जमीन पे एक फटे कंबल के नीचे सोया हुआ था। आ गए मोहन के पिताजी। क्या हुआ पंचायत में? ये पंचायत किस लिए बुलाई थी? और मुखिया जी और सरपंच साहब ने क्या कहा? कोई बुरी बात है क्या? हाँ मालती, बुरी बात तो है। हमारे गांव में कुछ दिन से अजीबोगरीब घटना हो रही है। कभी रात को गांव के जानवर गायब हो रहे हैं तो कभी कभी रात को हमारे गांव में अजीब तरीके से आवाजें आती रहती है। इसीलिए मुखिया जी और सरपंच जी ने रात को हमारे गांव में पहरेदारी करने के लिए पंचायत बुलवाई थी। लेकिन गांव का कोई भी आदमी रात को पहरेदारी करने को तैयार नहीं हो रहा था। तो मैं गांव की पहरेदारी करने को तैयार हो गया। मेरे गांव में पहरेदारी करने के लिए पंचायत बुलवाई थी, लेकिन गांव का कोई भी आदमी रात को पहरेदारी करने को तैयार नहीं हो रहा था। तो मैं गांव की पहरेदारी करने को तैयार हो गया। तो मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि मैं आज रात गांव की पहरेदारी करने जा रहा हूं। ये क्या बोल रहे हो आप? रात को गांव की पहरेदारी, वो भी आप अकेले? नहीं, आप मत जाइए। सुना है कि गांव में जो पीपल का पेड़ है, उसी पेड़ के पास उस चुड़ैल का काला साया भटकता रहता है और वो रात के 12 बजे गांव में घूमती रहती है। और जब उसको गांव का कोई इंसान दिख जाता है तो वो काला साया उस इंसान का कलेजा निकाल लेती है। मालती, अगर आज मैं नहीं गया तो कल हमारा बेटा मोहन भूख से मर जाएगा। तुमको तो पता है कि हम कितने गरीब हैं। हमारे घर में एक टाइम का भी खाना नहीं होता है। रोज हमारा बेटा भूखा ही सो जाता है। हम भूखे रहेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं मेरे बेटे को कल से भूखा नहीं सोने दूंगा। अब बहुत देर हो गई है, मुझे जल्दी गांव की पहरेदारी करने जाना होगा। तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो। अब मैं कल सुबह घर लौटूंगा। भगवान सब ठीक करेंगे। इतना बोल के रामू अपने घर से गांव की पहरेदारी करने निकल जाता है। रात के 10 बज चुके थे। रामू हाथ में जो पुजारी जी ने दी हुई जलती मशाल थी, वो लेकर शमशानपुर गांव की गलियों में निकल पड़ा। तभी उतने रात को रामू को रास्ते में गांव की एक बुजुर्ग औरत सरला बैठी दिखी। सरला काकी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हो? रात के 10 बज चुके हैं और आप गांव के इन सुनसान गलियों में क्या कर रही हो? आपको क्या डर नहीं लगता? रामू बेटा, मैं अपनी कब्र खोद रही हूँ और तेरे लिए भी जगह बना रही हूँ। वो पीपल के पेड़ का काला साया आ रहा है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। बूढ़ी औरत की ये बातें सुन के रामू का खून जम जाता है। अचानक चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, जैसे मानो पीपल के पेड़ का वो काला साया उनके तरफ आ रहा हो। तभी अचानक रामू के हाथ में जो जलती हुई मशाल थी, उसकी आग और तेज हो जाती है। तभी अंधेरे में उसे अपने बेटे मोहन के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। सरला काकी, ये तो मेरे बेटे मोहन की रोने की आवाज है। लेकिन जब मैं घर से आया तो मेरा बेटा मोहन तो घर में सो रहा था। तो ये किसके रोने की आवाज है?
बेटा रामू, ये तेरे बेटे मोहन के रोने की आवाज नहीं है, ये उसी पीपल के पेड़ के काले साए की रोने की आवाज है। वो तुमको उस पीपल के पेड़ के पास बुला रही है। तू उस तरफ जाना मत, वो तेरा शिकार करने बुला रही है। वो तुझे अपने अंदर निगल लेगी। नहीं सरला काकी, ये मेरे बेटे मोहन की ही रोने की आवाज है। लगता है मेरे बेटे को उस काले साए ने पकड़ लिया है, इसीलिए मेरा बेटा रो रहा है। रामू बिना सोचे समझे बदहवास होकर अपने हाथ में जलती हुई मशाल लेके उस अनजानी आवाज की तरफ जाने लगता है और अनजाने में रामू उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां वो काला साया होता है। जब रामू उस पीपल के पेड़ के पास जाता है, वहां उसका बेटा मोहन नहीं बल्कि उस चुड़ैल का काला साया पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। ये सब देख के रामू पसीने से लथपथ हो जाता है। ये सब देख के रामू वहां से भागने लगता है। कुछ ही दूर जाने पर एक जोरदार गूंजती हुई आवाज आई। रुक जा रामू, कहाँ भाग रहे हो? तुम मेरा शिकार हो। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रुक जा रामू, रुक जा। तभी अचानक रामू के सामने से तांत्रिक भैरवनाथ अपनी जलती हुई मशाल और हाथ में एक जादू की लकड़ी लिए प्रकट हो जाता है। उसको सोनापुर गांव जाने के लिए एक भयानक जंगल के रास्ते से जाना था। वो कुछ ही जंगल के रास्ते से जाते जाते उसको उस भयानक जंगल के रास्ते एक बस स्टैंड दिखाई देता है। वो उस बस स्टैंड के पास जाके खड़ा होके बस का इंतजार करने लगता है। शाम के ठीक 7 बज चुके थे। अभय इधर उधर देख रहा था कि उसको सोनापुर गांव जाने के लिए कोई बस या रिक्शा मिल सके। जंगल से उसको डरा देने वाले आवाजें आने लगी। ये सब देख के अभय बहुत ही डर जाता है। तभी अचानक दूसरी तरफ से एक इंसान एक हाथ में लालटेन लेके आने लगता है। क्या हुआ बेटा, इस भयानक जंगल के बस स्टैंड पे किसका इंतजार कर रहे हो? और तुम यहाँ अकेले हो क्या? तुम्हारे साथ और कोई नहीं है क्या? नहीं चाचा, मैं अकेला ही इस बस स्टैंड पे खड़ा हूँ। मुझे सोनापुर गांव अपने दादाजी से मिलने जाना है, इसीलिए मैं यहाँ किसी बस या रिक्शा का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इस रास्ते से कोई भी गाड़ी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बेटा, इतने रात को वो भी सोनापुर गांव, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तुम्हें इस रास्ते से सोनापुर गांव जाने के लिए अभी इस वक्त और इतने रात को कोई भी गाड़ी या रिक्शा नहीं मिलेगी। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम आज की रात मेरे घर रुक सकते हो। मेरा गांव यही पास में है। चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। कल सुबह होते ही तुम सोनापुर गांव अपने दादाजी से मिलने चले जाना। नहीं चाचा, मुझे किसी भी हालात में आज ही इसी वक्त सोनापुर गांव अपने दादाजी से मिलने जाना है, क्योंकि मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ही खराब है। वो आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अगर आज मैं उनसे नहीं मिला तो मैं कभी अपने दादाजी को नहीं मिल पाऊंगा। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं उनके मरने से पहले उनके पास रहूं। इसीलिए मेरा आज ही सोनापुर गांव पहुंचना जरूरी है। ठीक है बेटा, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूं। लेकिन बेटा, अगर तुम्हारी तकदीर अच्छी है और तुमने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया होगा, तो तुमको आज इस रास्ते से कोई ना कोई गाड़ी या रिक्शा जरूर मिल जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अच्छे से सोनापुर गांव अपने दादाजी से मिलने जा सको। इतना बोल के वो इंसान वहां से चला जाता है। सामने भयानक जंगल और उस जंगल से अजीब तरीके से डरा देने वाले आवाजें आ रही थी। ये सब देख के अभय डर जाता है। अचानक पीछे से एक रिक्शा आने लगती है। रिक्शा में पिछली सीट पे पहले से ही 2 लोग बैठे हुए थे। रिक्शा आते देख अभय के मन से डर खत्म हो जाता है। अभय कुछ सोचे बिना रिक्शा के सामने आके रिक्शा रोकने लगता है। रिक्शा रोको भाई, मुझे अपने रिक्शा में आने दो प्लीज। रिक्शा रोको।
क्या हुआ बेटा, रिक्शा के सामने क्यों खड़े हो गए? क्या तुमको मरना है क्या? भाई मुझे सोनापुर गांव जाना है, मुझे आपके रिक्शे में आने दो। मैं यहाँ इस सुनसान जंगल के बस स्टैंड पे अकेला ही खड़ा हूँ। मुझे किसी भी हालात में आज ही सोनापुर गांव जाना है, तो क्या मैं आपके रिक्शा में आ सकता हूँ? अरे बेटा, मैं सोनापुर गांव की तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं तो इन दो लोगों को उनके गांव छोड़ने जा रहा हूँ। ऊपर से मेरे रिक्शा में मैं 2 लोगों से ज्यादा 3 आदमी नहीं बिठाता। तुम एक काम करो, थोड़ी देर में इस रास्ते से कोई ना कोई बस या रिक्शा आ जाएगा, तुम उसी गाड़ी से आ जाना। मैं बहुत देर से बस या रिक्शा की आने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन कोई भी गाड़ी, बस या रिक्शा मुझे नहीं मिला। आखिरकार आपका रिक्शा मुझे इस सुनसान भयानक जंगल के रास्ते में मिल गया। तो प्लीज मुझे आपके रिक्शा में आने दो। आपका रिक्शा जहां तक जाएगा वहां तक मुझे आने दो, उसके बाद मैं रिक्शा से नीचे उतर जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी परेशानी देख के मैं तुमको मेरे रिक्शा में आने दे रहा हूँ। जल्दी रिक्शा में बैठ जाओ। अभय रिक्शा में बैठ जाता है। रिक्शा वाले ने रिक्शा चालू किया और उस भयानक जंगल के रास्ते से रिक्शा लेके निकल पड़ा। जाते जाते जंगल से इधर उधर से भयानक जोर जोर से किसी जंगली जानवर जैसे जंगली भेड़िए की और उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं। रिक्शा में बैठे सभी लोग ये सब देख के डर से कांपने लगे। तभी रिक्शा में बैठा अभय बोला, भैया ये किसकी आवाजें आ रही है? इस जंगल में तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, तो ये आवाज किस जानवर की हो सकती है? बेटा, ये किसी जंगली जानवर की आवाज नहीं है। ये तो इस जंगल में घूमते रहते उस काले साए की आवाज है। जब किसी इंसान की बदबू उस साए को चली जाती है तो वो इंसानों को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तुम लोग डरो नहीं, मेरा तो इस रास्ते से रिक्शा चलाने के रोज का काम है। रिक्शा वाला ये बोल ही रहा था कि तभी रिक्शा के सामने बड़ी सी काली परछाई खड़ी हुई जो 10 फीट लंबी थी। वैसे ही रिक्शा वाले ने तुरंत अपना रिक्शा रोक दिया। जैसे ही रिक्शा रुका, वो जंगल की काली परछाई ऊपर नीचे होने लगी। ये सब देख के रिक्शा में बैठे सभी लोग डर जाते हैं, शिवाय रिक्शा वाला छोड़ के, क्योंकि रिक्शा वाले को पता था कि ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई लोग, तुम लोग इस काले साए से डरो मत, ये हमें कुछ नहीं करेगा। ये तो बस हमारा रास्ता रोक के खड़ा हुआ है। ये हमारा कुछ नहीं करेगा, ये अपने आप हवा में गायब हो जाएगा। ये साया हमको सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। इतना बोल के रिक्शा वाले ने तुरंत अपना रिक्शा चालू किया और उस काली परछाई के ऊपर से अपना रिक्शा आगे ले जाने लगा। जैसे ही रिक्शा उस काले साए के ऊपर से गई, वैसे ही वो परछाई हवा में गायब हो गई। देखा भाई लोग, मैंने बोला था ना कि ये काली परछाई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं रोज रात को किसी सवारी को लेकर इस रास्ते से आता रहता हूँ, इसीलिए मुझे इस जंगल के बारे में सब पता है कि इस जंगल में कौन हमें मारेगा और कौन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे ही रिक्शा कुछ आगे जाता है, वैसे ही रिक्शा वाला अपना रिक्शा रोक देता है। लो बेटा, मेरा रिक्शा तुम्हें यहीं तक छोड़ सकता है। तुम्हें इसके आगे तुमको सोनापुर अकेले ही चलकर जाना होगा, क्योंकि मेरे रिक्शे में जो 2 लोग बैठे हैं उनको मुझे उनके गांव छोड़ने जाना है, तो तुम यही उतर जाओ। लेकिन रिक्शे वाले भाई साहब, मैं अकेला इस जंगल के रास्ते से सोनापुर गांव कैसे जाऊंगा? मुझे तो सोनापुर गांव का रास्ता भी पता नहीं है, और रात के 8 बज रहे हैं, और इतने सुनसान जंगल में मुझे आप अकेला छोड़ के जा रहे हो। प्लीज मुझे इस जंगल में अकेला छोड़ के मत जाओ, मुझे सोनापुर गांव के नजदीक छोड़ दो। प्लीज भाई, आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। बेटा, तुमने मुझे पहले ही बोला था कि जहां तक मेरा रिक्शा जाएगा वहां तक तुमको छोड़ दो, उसके बाद तुम चलकर ही सोनापुर गांव चले जाओगे। और ऊपर से मेरे रिक्शे में मैं 2 लोगों के ऊपर किसी तीसरे को बिठाता नहीं, लेकिन तुम्हारी परेशानी देख के मैंने तुमको मेरे रिक्शे में बिठा लिया। यहां से आगे तुमको चलकर ही जाना होगा, इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। इतना बोल के अभय रिक्शा से नीचे उतर जाता है और रिक्शा वाला अपना रिक्शा लेके आगे बढ़ने लगता है। रात के लगभग 8:20 हो चुके थे।
अब अभय जंगल में अकेला था। जंगल इतना डरावना लग रहा था कि मानो कोई वहां आ रहा हो। उस भयानक जंगल से जानवरों की, जंगली भेड़ियों की, उल्लुओं की आवाजें आ रही थी। ये सब देखकर अभय बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये मैं किधर फंस गया? यहाँ तो दूर दूर कोई इंसान तो क्या, कोई रोशनी भी नहीं दिख रही है। ऊपर से मुझे सोनापुर गांव का रास्ता भी पता नहीं है। ऊपर से मेरे पास तो आगे का रास्ता दिखाई देने के लिए मेरे पास टॉर्च भी नहीं है जो मुझे आगे का रास्ता दिखा सके। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये भगवान, मेरे मदद के लिए किसी फरिश्ते को भेज दो। तभी उसके पीछे से एक बैलगाड़ी आने लगती है। बैलगाड़ी पे एक लालटेन लटकी हुई थी और उस पे एक इंसान बैठा हुआ था। जैसे ही बैलगाड़ी अभय के पास आई, कौन हो बेटा तुम, और इतने रात को इस भयानक डरावने जंगल में क्या कर रहे हो? मुझे तो तुम कोई मुसाफिर लग रहे हो जो रास्ता भटक गए हो। कौन हो बेटा तुम, और इस जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे हो? चाचा, मैं शहर से आया हूँ और मैं सोनापुर गांव जा रहा था, लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ और मेरे पास रोशनी देने वाला कोई साधन भी नहीं है, जैसे टॉर्च या लालटेन। तो बेटा तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? तुम क्या यहाँ तक अकेले चल के आए हो? नहीं चाचा, मैं यहाँ तक एक रिक्शे में आया हूँ। उसके बाद वो रिक्शा सोनापुर गांव की ओर नहीं जा रहा था, तो उस रिक्शा वाले ने मुझे इस सुनसान जंगल में उतार दिया। लेकिन अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सोनापुर गांव का रास्ता किस तरफ है। बेटा, लेकिन तुम सोनापुर गांव किस काम से जा रहे हो? तुम्हारा उस गांव में कोई रहता है क्या? चाचा, सोनापुर गांव में मेरे दादाजी हरि प्रसाद जी रहते हैं। वो कुछ दिन से बहुत ही बीमार है। उन्होंने मुझे शहर में चिट्ठी भेजी थी कि वो बहुत ही बीमार है, इसीलिए मैं मेरे दादाजी को मिलने, उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने सोनापुर गांव जा रहा हूं। बेटा, हरि प्रसाद जी तुम्हारे दादाजी है क्या? तो अब बेटा तुम किसी बात की टेंशन मत लो, क्योंकि मैं भी उसी गांव सोनापुर का रहने वाला हूं। मैं तुम्हारे दादाजी के घर के पास ही मेरा घर है। आ जाओ बेटा, मेरे बैलगाड़ी पे बैठ जाओ। अभय बैलगाड़ी पे बैठ जाता है। बैलगाड़ी धीरे धीरे उस जंगल के रास्ते से चलने लगती है। रात के 9 बज रहे थे। जंगल के झाड़ियों से किसी के चलने जैसी आहट उनको महसूस होती है, जैसे उनके बैलगाड़ी को कोई रोकने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज उन्हें सुनाई दी। चाचा, इतने रात इस जंगल में कौन चिल्ला रहा है? बेटा, यहाँ से सोनापुर गांव की सरहद शुरू हो जाती है। ये सोनापुर गांव का जंगल है। इस जंगल में रात को काले साए घूमते रहते हैं। किसी भी इंसान को कभी भी ये काला साया अपने ओर खींच सकता है। हम दोनों का नसीब बहुत ही खराब है जो हम इतने रात को, वो भी रात 9 बजे के बाद, वो भी इस सोनापुर गांव के जंगल से अकेले जा रहे हैं। भगवान को मेरा बस यही कहना है कि हमें सुखरूप हमारे गांव पहुंचा दो। लेकिन चाचा, आप इतनी रात को बैलगाड़ी लेके कहां से आए? आप कहां गए थे? बेटा, मुझे पास के गांव में कुछ जरूरी काम था, तो मैं वहां गया हुआ था। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, नहीं तो मैं इस रास्ते से दिन ढलने से पहले ही घर पहुंच जाता हूँ। चलते चलते थोड़ी देर बाद वो भयानक जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है। कुछ सामने जाते ही सोनापुर गांव आ जाता है। सभी घरों के दरवाजे से रोशनी जगमगा रही थी। बैलगाड़ी सोनापुर गांव में पहुंच जाती है। जैसे ही बैलगाड़ी गांव के बीचों बीच पहुंचती है, वहां बरगद के पेड़ के नीचे शामू की चाय की दुकान थी। कड़ाके की ठंड की वजह से गांव के कुछ लोग अलाव जलाकर हाथ सेंक रहे थे और आपस में कुछ गंभीर चर्चा कर रहे थे। लो बेटा, आ गया तुम्हारा दादाजी का गांव सोनापुर। अब तुम्हें यहाँ किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम आराम से बैलगाड़ी से नीचे उतरो और अपने दादाजी से मिलने चले जाओ। सर्द और सुनसान रात थी। सड़क के किनारे पुराने ढाबे पर कुछ लोग जमा थे। टिमटिमाती रोशनी और नीम के पेड़ की छाया ने माहौल को रहस्यमयी बना दिया था। चाय की भाप के साथ साथ हवा में डर का धुआं भी घुला हुआ था। चारपाई पर बैठे लोग चाय पी रहे हैं।
अरे सुना तुम लोगों ने, चौधरी के कुएं के पास फिर वही औरत दिखी है, सफेद साड़ी में, खुले बाल, बिल्कुल चुपचाप खड़ी। हाँ, मैंने खुद देखा है। गाड़ी की हेडलाइट में अचानक सामने आ गई थी, हाथ हिलाकर बुला रही थी। मैं तो बस गियर डाला और सीधा भागा। तुम लोग भी ना भूत प्रेत की बातें बना बना कर डराते हो। ये सब दिमाग के वहम हैं। रामलाल काका, सबको वहम हो सकता है क्या? गांव में बुजुर्ग बताते हैं उस कुएं में पहले किसी औरत की लाश मिली थी। उसी की आत्मा है जो आज भी भटक रही है। अचानक ढाबे के बाहर नीम के पेड़ से कौवा जोर से कांव कांव करने लगता है। सब एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। देखा, रात होते ही ये कौवा उस पेड़ से क्यों नहीं हटता? वहाँ जरूर कुछ छुपा है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं। कहते हैं जो उस औरत को देख ले उसके साथ कोई ना कोई हादसा जरूर होता है। बस करो अब और चाय पियो, नहीं तो ये ढाबा भी भूतिया कहानियों का अड्डा बन जाएगा। ढाबे पर सन्नाटा फैल गया था। नीम के पेड़ की सरसराहट और कौवे की कांव कांव जैसे सबको डरा रही थी। रामलाल, जो हमेशा भूतों को मजाक मानता था, अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में हल्की सी दहशत और चेहरे पर डर का साया दिखाई देने लगा। बाकी सब लोग उसकी ओर देखने लगे, मानो वे जानना चाहते हों कि रामलाल क्यों चुप हो गया। रामलाल ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, तुम सबको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, पर सच ये है कि उस औरत को मैंने भी देखा है, और बहुत करीब से। सबकी सांसें थम गईं, आग की चिंगारियां मंद पड़ने लगीं और माहौल और भयानक हो गया। रामलाल ने बताया कि ये बात आज से लगभग 35 साल पुरानी है। तब वो जवान था और रात रात भर ग्राहकों को चाय पिलाया करता था। एक रात जब आधी रात बीत चुकी थी तो सड़क पर एक सफेद साड़ी पहनी औरत आई। उसके चेहरे पर अजीब सन्नाटा था, आंखें लाल चमक रही थीं और उसके गीले गीले बाल ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी कुएं से निकली हों। वो ढाबे के सामने आकर खड़ी हो गई और बिना कुछ कहे बस मुझे घूरती रही। फिर क्या हुआ? मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ उठाकर मुझे उसी नीम के पेड़ की तरफ इशारा किया। रामलाल की आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि औरत धीरे धीरे नीम के पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे, बस हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंची, उसने चीख मारकर अपने लंबे लंबे बाल हवा में बिखेर दिए। चीख इतनी भयानक थी कि रामलाल का सीना फटने को आ गया। उसके बाद वो औरत गायब हो गई। बस नीम के पेड़ के नीचे ताजा खून की बूंदें टपक रही थीं। रामलाल चुप हो गया। ढाबे पर बैठे सभी लोग सिहर गए। कोई हिम्मत करके बाहर झांक भी नहीं पा रहा था। गांव से कुछ दूर छोटे से घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था। पूजा का माहौल था, लेकिन जिद और भूख ने रिश्ते में तनाव भर दिया। इसी झगड़े के बाद बेनोद ढाबे की ओर निकल पड़ा, जहां भूतों की कहानियों की गूंज उसकी रात बदलने वाली थी। सुन रहे हो बेनोद? मुझे आज मटन चाहिए। मुर्गा लाओ, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे सुन, आज से माँ दुर्गा की पूजा शुरू हो रही है। इस पावन समय में मांस खाना पाप है। सब लोग घरों में व्रत रखते हैं और तू कह रही है मुर्गा खाने को? हाँ तो क्या हुआ? मुझे भूख लगी है, मेरी इच्छा है। रोज रोज वही दाल चावल से मन भर गया है।
तू चाहे कुछ भी कह ले, मुझे तो आज मटन ही चाहिए। समझने की कोशिश कर, ये धर्म का सवाल है। पूजा का समय है, ऐसे में ये सब खाना ठीक नहीं। तुम्हें मेरी परवाह नहीं, पूजा पाठ ही सब कुछ है। मैं कह रही हूँ मुझे चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। ठीक है, तू जैसा चाहे कर। मैं तो जा रहा हूँ ढाबे पर, वहां बैठूंगा, चैन की चाय पीऊंगा। विनोद गुस्से और थकान में ढाबे की ओर चल पड़ा। रास्ते में नीम के पेड़ की छाया और ठंडी हवा ने उसके मन में हल्की सी घबराहट डाल दी। लेकिन ढाबे पर पहुंचकर जब उसने गांव वालों को भूत की कहानी सुनते देखा तो उसकी सारी बेचैनी धीरे धीरे डर में बदलने लगी। अरे विनोद भाई, आओ आओ, बाहर तो तूफान है, बैठो चाय पियो। हाँ भानु, दिल तो घर पर और भारी हो गया था, सोचा यहाँ आ जाओ। भारी होना लाजमी है बेटा, जब दिल पर किसी अनकही छाया का असर हो। सबकी नजरें रामलाल पर टिक जाती हैं। काका, आप फिर वही पुरानी औरत वाली कहानी सुनाने वाले हैं क्या? कहानी नहीं है, ये उस औरत का सच है। लोग कहते हैं वो आज भी इसी रास्ते पर भटकती है। विनोद चुपचाप बैठा, सब सुन रहा था। अजीब बात यह थी कि कहानी में जो औरत थी उसकी आदतें हूबहू उसकी पत्नी से मिल रही थीं। उसका मन कांप गया। उसे लगा जैसे रामलाल की बातें सीधे उसकी जिंदगी से जुड़ी हों। बरसों पहले पूजा के पहले दिन एक औरत ने अपने पति की बात नहीं मानी। उसने माँ दुर्गा की आराधना के दिन भी मांस की जिद की। पति ने लाख समझाया पर वो नहीं मानी। और फिर सब लोग चौंक कर बाहर देखते हैं। ढाबे पर एक पल को सन्नाटा छा जाता है। और फिर उसी रात उसकी चीखें खेतों से गूंजी। सुबह मिली तो अधजली लाश और आंखें अब भी खुली थीं। तब से लोग कहते हैं उसकी आत्मा भूखी है। पूजा के दिनों में वो किसी न किसी पर हावी हो जाती है। विनोद के हाथ कांपने लगे। उसकी पत्नी की जिद और रामलाल की कहानी एक दूसरे में घुलती जा रही थी और उसके मन में डर बैठ गया। कहीं ये सब संयोग नहीं, संकेत तो नहीं। ठीक है रमेश भाई, अब मैं निकलता हूँ। इसी प्रकार जिद कर रही थी मटन के लिए, पता नहीं क्या हुआ होगा। ठीक है विनोद भाई, तुम जाओ, और याद है ना, कहानी का सच तो ठीक से ही जाइएगा। घर के अंदर लालटेन जल रही है। विनोद की पत्नी शारदा जिद में बैठी है, हाथ बांधकर गुस्से में। मुझे मटन चाहिए, आज ही चाहिए। पूजा व्रत का बहाना मत बनाओ विनोद। अरे समझ नहीं रही, आज से माँ दुर्गा का पूजन शुरू हुआ है। ऐसे दिन मांसाहार करना पाप है। मुझे किसी पाप का डर नहीं, मेरा हक है और मुझे वही चाहिए। विनोद हैरान था। शारदा की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई और उसके भीतर बोल रहा हो। वो अकेली नहीं थी, उसके चारों ओर एक अनदेखी परछाई मंडरा रही थी। विनोद के बूढ़े पिता लाठी के सहारे अंदर आते हैं। बस करो शारदा, ये कैसी बातें कर रही हो? ये घर देवी का है, यहाँ ऐसे विकार नहीं चलेंगे। तुम मुझे रोकोगे? तुम सबने हमेशा मेरी भूख दबाई है। आज कोई नहीं रोक पाएगा। मैं वही औरत हूँ जिसे पूजा की रात भूखा रखा गया था। अब मेरी भूख पूरी होगी। अमावस की वो रात किसी काली स्याही में डूबी हुई थी। आसमान का सीना चीरकर गिरती हुई बिजली की कड़कड़ाहट ने रामपुर गांव के सन्नाटे को एक खौफनाक चीख में बदल दिया था।
ये गांव शहर की चकाचौंध से मीलों दूर घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों की गोद में बसा था। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा भारीपन था, जिसे हवा भी यहाँ सांस लेने से डरती हो। 2 साल बाद केशव और उसकी पत्नी सुमेधा अपने पुश्तैनी घर, जो अब एक खंडर नुमा हवेली बन चुका था, वापस लौटे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें छत की खपरेल पर ऐसे गिर रही थीं मानो हजारों कंकड़ एक साथ बरसाए जा रहे हों। कमरे के अंदर एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी, जिसकी रोशनी दीवारों पर नाचती परछाइयों को और भी डरावना बना रही थी। घड़ी की सुइयां ठीक 12 पर आकर रुक गई थी। केशव, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि ये घर हमें पहचान नहीं रहा? 2 साल पहले जब हम यहाँ से गए थे तब इन दीवारों में एक अपनापन था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे हर कोने में कोई छिपा बैठा है और हमें घूर रहा है। सुमेधा, तुम फिर शुरू हो गई। ये कोई हॉरर फिल्म का सेट नहीं है, हमारा अपना घर है। बस 2 साल से बंद पड़ा था, इसलिए धूल और सीलन की गंध है। और रही बात डर की, तो बाहर जो तूफान मचा है उसकी वजह से खिड़कियां खड़खड़ा रही हैं। तुम बेवजह अपने दिमाग पर जोर डाल रही हो। थोड़ा पानी पियो और सो जाओ। सुमेधा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी शॉल को और कस कर लपेट लिया। उसकी छठी इंद्री उसे बार बार चेतावनी दे रही थी। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और कमरे की एकमात्र खिड़की जोर से खुली और फिर धड़ाम से बंद हो गई। लालटेन की लौ फड़फड़ाई और लगभग बुझने ही वाली थी कि सुमेधा की चीख हलक में अटक गई। सन्नाटा फिर से छा गया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा भारी था। और तभी मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को इस तूफान में कौन हो सकता है? केशव, मत जाना प्लीज, दरवाजा मत खोलना। कौन हो सकता है? शायद गांव का कोई आदमी हो, किसी मुसीबत में फंसा हो। बारिश इतनी तेज है कि शायद किसी के घर की छत टपक रही हो या कोई रास्ता भटक गया हो। मुझे देखना होगा। केशव उठ खड़ा हुआ और लालटेन हाथ में ले ली। सुमेधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, ये कोई इंसान नहीं है। मैंने बचपन में दादी से सुना था, जब तूफानी रात में हवा रोती है तो वो आती है, लाल कंगन वाली। वो मदद मांगने के बहाने घर में घुसती है और फिर। सुमेधा, बस करो, तुम एक पढ़ी लिखी औरत हो। लाल कंगन वाली, क्या मजाक है? ये 21वीं सदी है। बाहर कोई भीग रहा होगा और तुम यहाँ कहानियां दे रही हो। मेरा हाथ छोड़ो। केशव ने अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ लकड़ी का पुराना फर्श चरमरा रहा था। सुमेधा अपनी जगह पर बुत बनी बैठी थी। उसकी नजरें दरवाजे पर गड़ी थीं। केशव ने दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा। लोहे की कुंडी ठंडी थी, बहुत ठंडी। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर झटका देकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही हवा का एक बवंडर अंदर घुसा, जिसके साथ बारिश की बौछारें भी आ गई। केशव ने लालटेन ऊपर उठाई और बाहर के अंधेरे को चीरने की कोशिश की। सामने कोई नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा, बारिश और हवा में झूलते हुए पुराने बरगद के पेड़ थे। उनकी टहनियां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई राक्षस अपने हाथ फैलाकर उन्हें बुला रहा हो। अजीब है, अभी तो आवाज आई थी। शायद हवा की वजह से कोई लकड़ी दरवाजे से टकरा गई होगी। केशव दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसकी नजर जमीन पर पड़ी। चौखट के ठीक बाहर कीचड़ में सने हुए पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान अजीब थे, उल्टे थे, जैसे कोई दरवाजे की तरफ आया नहीं बल्कि दरवाजे से उल्टा पीछे गया। या शायद वो निशान इंसान के थे ही नहीं। एक सिहरन केशव की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। कौन था? कोई नहीं था ना? मैंने कहा था ना केशव, वो छलावा है। हाँ, कोई नहीं था, शायद हवा थी। तुम सही कह रही थी। चलो अब सो जाते हैं। लेकिन उस रात नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। बाहर तूफान चीखता रहा और अंदर खामोशी। लेकिन घर के ऊपरी माले से, जो सालों से बंद था, कभी कभी किसी के चलने की आवाज आ रही थी। भारी पायल पहनकर चल रहा हो। केशव इसे वहम मानकर लेटा रहा, लेकिन सुमेधा जानती थी कि आज रात हवेली में वे दोनों अकेले नहीं हैं। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन बादलों की धुंध ने उसे ढक रखा था। गांव में अजीब सी उदासी छाई हुई थी।
कीचड़ भरे रास्तों पर चलते हुए केशव गांव की चौपाल की तरफ बढ़ा। सुमेधा ने उसे जाने से मना किया था, लेकिन केशव के मन में कल रात की घटना और उन उल्टे पैरों के निशानों ने एक सवाल खड़ा कर दिया था। चौपाल पर गांव के कुछ बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। माहौल गंभीर था। कल रात की बारिश सामान्य नहीं थी। बादलों की गरज में उसका रोना सुनाई दे रहा था। बरसों बाद ऐसी काली रात आई है। केशव ने यह सुना और उनके पास जाकर खड़ा हो गया। रामदीन काका की उम्र 80 के पार थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रामदीन काका प्रणाम। आप किस उसके रोने की बात कर रहे हैं? और कल रात हमारे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। जब मैंने खोला तो कोई नहीं था। केशव की बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के हाथ रुक गए। हुक्के की गुड़गुड़ाहट बंद हो गई। सबने एक दूसरे को देखा, जैसे किसी अनहोनी की पुष्टि हो गई हो। रामदीन काका ने धीरे से अपना सिर उठाया और केशव की आंखों में देखा। उनकी नजरों में दया और डर दोनों था। तूने दरवाजा खोला था बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम डर रहे थे कि शहर से तुम दोनों का आना कहीं इस सोए हुए श्राप को जगा ना दे, और वही हुआ। वो दस्तक किसी इंसान की नहीं थी, वो मंजरी की थी। मंजरी? कौन मंजरी? काका, आप लोग पहेलियां मत बुझाइए। मुझे साफ साफ बताइए कि इस गांव में चल क्या रहा है। कल रात मुझे मेरे घर की छत पर पायल की आवाजें सुनाई दी, दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या ये कोई शरारती तत्व का काम है? शरारती तत्व? काश ऐसा ही होता केशव। तू शहर में रहा है, इन बातों को अंधविश्वास मानेगा, लेकिन सच ये है कि मंजरी शरारत नहीं करती, वो शिकार करती है। वो इसी मौके का इंतजार कर रही थी कि कोई हवेली में वापस आए। केशव भैया, आपको याद नहीं होगा, आप बहुत छोटे थे। उस हवेली के पीछे जो पुराना सूखा कुआं है, जिसे अंधा कुआं कहते हैं, सारा राज वहीं दफन है। मुझे याद है वो कुआं। पिताजी ने हमेशा वहां जाने से मना किया था, लेकिन क्यों? आखिर मंजरी है कौन और उसका मेरे घर से क्या लेना देना है? रामदीन काका ने एक लंबी सांस ली। बात आज से 50 साल पुरानी है। ये गांव तब खुशहाल था। मंजरी इसी गांव के जमींदार की इकलौती बेटी थी, बेहद खूबसूरत, जैसे साक्षात देवी। उसे नृत्य का बहुत शौक था। उसके पैरों में जब घुंघरू बंधते थे तो पूरा गांव मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई। गांव में एक तांत्रिक आया था जिसका नाम था भैरवनाथ। उसकी बुरी नजर मंजरी पर पड़ गई। वो उसे हासिल करना चाहता था, लेकिन मंजरी ने उसे ठुकरा दिया। काका की आवाज भारी होती जा रही थी, जैसे वो उस मंजर को अपनी आंखों के सामने दोबारा देख रहे हों। हवा और तेज हो गई थी और दिन के उजाले में भी एक अजीब सा अंधेरा महसूस हो रहा था। उस तांत्रिक ने बदला लेने की ठानी। एक तूफानी रात, बिल्कुल कल जैसी रात थी। उसने मंजरी को धोखे से उसी हवेली के पीछे वाले कुएं के पास बुलाया। वहां उसने मंजरी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अपनी आबरू बचाने के लिए मंजरी ने उस गहरे काले कुएं में छलांग लगा दी। मरते वक्त उसकी आंखों में आंसू नहीं, खून उतर आया था। उसने गिरते गिरते श्राप दिया था कि जिस तरह वो तड़प कर मरी है, ये गांव भी कभी चैन से नहीं सो पाएगा। और खास तौर पर वो हवेली जहां उसका परिवार रहता था, वो वीरान हो जाएगी। और उसी रात तांत्रिक भैरवनाथ भी पागल होकर उसी कुएं में गिर गया था। लोगों का कहना है कि मंजरी की आत्मा ने उसे खींच लिया था। तब से हर अमावस और तूफानी रात को वो कुएं से बाहर आती है। उसे लगता है कि उसका दूल्हा उसे लेने आया है। जो भी दरवाजा खोलता है वो उसे अपने साथ कुएं में ले जाती है। ये सब बस एक कहानी है। किसी ने आत्महत्या की होगी। ये दुखद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भूत बन गई। आप लोग मुझे डराना बंद कीजिए। मैं जाकर उस कुएं को देखूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है सिवाय पुराने पत्थरों और कचरे के। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, रामदीन काका ने पीछे से जोर से आवाज दी, केशव रुक जा, उस अंधे कुएं के पास जाने की गलती मत करना। वो प्यासा है,
बरसों से उसने किसी का खून नहीं चखा है। तू दरवाजा खोल चुका है, उसने तुझे देख लिया है। अब अगर तू उसके इलाके में गया तो भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएगा। केशव ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। अमावस की रात थी। गांव देहात के स्टेशन ऐसे ही होते हैं, अंधेरा, सन्नाटा और खालीपन। रात काफी हो गई थी और स्टेशन पर इक्का दुक्का लोग भी जा चुके थे। दूर दूर तक बस एक ही उम्मीद खड़ी थी, वो था राजू, सीधा साधा ऑटो चालक। वो अभी कुछ यात्रियों को छोड़कर आया था और अब वापस जाने की सोच रहा था। रात तो काफी हो गई, अब तो कोई सवारी मिलेगी नहीं। अमावस्या की रात है, जल्दी घर जाना चाहिए। लेकिन दिल में एक छोटी सी आस अभी भी बाकी थी। एक और चक्कर, बस एक आखिरी ट्रेन, ताकि आज की दिहाड़ी अच्छी हो जाए। तभी दूर से एक हॉर्न सुनाई देता है। लगता है आज रात का आखिरी ट्रेन आ रहा है। चलो, इसमें अगर कोई सवारी मिल जाए तो कमाई थोड़ी सर पर हो जाएगी। अमित, फाइनली जलगांव पहुंच ही गए। अब देख 8 बजने वाले हैं। कोई सवारी मिलेगी क्या, या फिर आज की रात स्टेशन पर ही काटनी पड़ेगी? चल, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर यही रात गुजारनी पड़ेगी। चलो भाई, 2 सवारी तो आ रही हैं। नमस्ते भैया, किधर जाना है? रात काफी हो गई है, मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा। हमें इस इलाके का कोई शांत गांव देखना है, पर अब तो रात हो गई है। कोई ठहरने की जगह मिल सकती है? देखिए भैया, हम लोग शहर से आए हैं, गांव घूमने, यहाँ का नेचर, दृश्य देखने और थोड़ा बहुत एडवेंचर भी करने आए हैं। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मेरा नाम राजू है। इस वक्त बाहर रुकना ठीक नहीं, मेरे साथ बैठिए। स्टेशन के बाहर उस वक्त सिर्फ एक ही ऑटो खड़ा था। ठीक है भैया, चलिए। वो दोनों, अमित और सुमित, तो अपने एडवेंचर के सपने में थे, पर राजू, जो इस जगह को जानता था, ऑटो की चाबी ऑन कर चुका था और उसी पल मन ही मन समझ गया कि ये रात बाहर गुजारने लायक नहीं है। फिर राजू अपनी सवारी को लेकर धीरे धीरे अंधेरी सड़क पर निकल पड़ा। राजू भैया, यहाँ पर रहने के लिए कोई होटल वगैरह मिलेगा? नहीं, होटल तो नहीं मिलेगा यहाँ। अरे आप चिंता मत करो, आज रात आप दोनों मेरे घर रुकिए। मेरे घर में एक कमरा है, आप मेरे मेहमान होंगे। ये रात बाहर बिताने लायक नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है राजू भाई, हम आपकी इस मदद के लिए धन्यवाद करते हैं। अरे भाई, इसमें धन्यवाद कैसा, बस जल्दी घर पहुंच जाएं। अमावस की रात में अंधेरा और भी गहरा हो जाता है। रात के 7:30 बजने वाले थे। तब तक अमित और सुमित राजू के घर पहुंच गए थे। घर के बाहर में बैठकर तीनों चाय पी रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। अमित, सुमित, एक बात ध्यान से सुनो। आज अमावस्या की रात है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस रात में कुछ बुरी शक्तियां बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। अरे राजू भाई, अब आप भी अजीब अजीब बातें करने लगे, हमें मत डराइए। राजू भाई, रास्ते में आप एक पुराने महल की बात कर रहे थे, सच बताइए, वो जगह सच में उतनी ही डरावनी है क्या? गांव में कहते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा दूर एक पुराना सुनसान महल है। कहते हैं उसी महल में एक प्यासी प्रेतनी रहती है, जो हर शाम अपनी चीखों के साथ महल की दीवारों में भटकती है और शाम ढलते ही उस महल के आसपास तुम्हें एक भी इंसान नजर नहीं आएगा, क्योंकि लोग डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। एक बार गांव के ही एक आदमी ने हिम्मत तो दिखाई पर गलती कर बैठा।
वो महल के अंदर चला गया और अगले ही दिन वो महल के बगल वाले शमशान में पड़ा मिला। उसके बाद से अब तो लोग दिन दिन में भी उस महल के आसपास जाने से घबराते हैं, मानो उस जगह के ऊपर खौफ की मोटी चादर हमेशा हमेशा के लिए तानी हो। अच्छा, तब तक आप लोग चाय पीजिए, मैं रात का खाना बना लेता हूँ। लगता है राजू भाई के घर में और कोई नहीं है। अरे सुमित, हम लोग उस महल में जा सकते हैं क्या? क्या बोलता है तू? लेकिन अमित, राजू भाई ने अभी जो बोला सुनकर थोड़ा डर भी लग रहा है। क्या सुमित, अभी से डर गया क्या? चल ना, हम दोनों मिलकर राजू भैया को मना लेंगे। जाना तो पड़ेगा ही, आखिर देखना भी है कि वहां है क्या। कुछ देर बाद राजू भाई ने हमें खाने के लिए बुलाया और हम सब खाने बैठ गए। तभी मैंने पूछा, राजू भाई, इतना सारा खाना बना दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपके पिताजी और माताजी कहाँ हैं? तभी पास से सुमित बोलने लगा, राजू भाई, आप हमें इतना सहारा दे रहे हैं, क्या आप यहाँ अकेले ही रहते हैं? हाँ सुमित, मैं अकेला ही हूँ। मेरे माता पिता जब मैं बहुत छोटा था तभी गुजर गए थे। मेरे पिता भी ऑटो चलाते थे और अब मैं भी वही करता हूँ। बस अपना छोटा सा जीवन है। हमें सुनकर सच में अफसोस हुआ राजू भाई, इतनी कम उम्र में आपने इतनी जिम्मेदारी उठा ली। कोई बात नहीं, अब तो आदत हो गई है। वैसे आप लोगों को खाना कैसा लग रहा है? राजू भैया, मजा आ गया। सच में घर जैसा खाना है। लग रहा है कि मैं अपने घर में ही खा रहा हूं। राजू भाई, कल का क्या प्लान है? हमें कुछ पुराना, थोड़ा एडवेंचर वाला कुछ देखना है। मैंने आपको बताया था ना, एक बहुत पुरानी सुनसान हवेली है, उसी के बगल में वो शमशान है। बस वही तो देखना चाहते हैं राजू भाई, एडवेंचर के लिए। नहीं, मेरी बात मानिए, आप लोग शायद इन बातों पर भरोसा ना करें, लेकिन मैंने अपनी आंखों से वहाँ कुछ अजीब चीज़ें देखी हैं। वो जगह शापित है, बहुत खतरनाक है। राजू भाई, इतना मत डरिए, हम बस देखने जाएंगे। हाँ राजू भाई, बस एक बार वो जगह दिखा दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। अरे इसमें धन्यवाद कैसा, आप तो हमारे मेहमान हुए। और हाँ, आप दोनों के सोने का इंतजाम उस वाले कमरे में कर दिया है। खाना पीना करके राजू भाई ने हमें सोने के लिए एक कमरा दे दिया। हम दोनों वहां आकर लेट तो गए, लेकिन मैं और सुमित आपस में बातें ही करते रहे। सुमित, मैं उस महल को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे तो लग रहा है कि आज रात नींद भी नहीं आएगी। थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो वहां जाएंगे ही। अरे भाई, सारी रात ऐसे ही बातें करता रहेगा क्या? रात के 10 बजने वाले हैं, सो जा अब, कल चलना भी है और शायद कल रात भी जागना पड़े। अरे तुम दोनों तैयार हो ना? सारा सामान ले लेना, वहां कुछ नहीं मिलेगा। और हाँ, रात के लिए खाना मैंने बना दिया है, वो भी साथ ले जाना। राजू भाई, आपको इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? आप हमारी इतनी मदद कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजू भाई, बुरा मत मानना, एक बात पूछूं? ये जो सिर पर गमछा बांधे हो, मैं कल से देख रहा हूं, आप इसे खोलते नहीं हो क्या? अरे अमित भाई, अब तो आदत हो गई है, सिर पर गमछा रहता ही है, नहीं तो कुछ खाली खाली सा लगता है हमको। कुछ देर बाद हम तीनों तैयार होकर ऑटो में बैठ गए। ऑटो में बैठते ही राजू भाई ने चुपचाप इंजन स्टार्ट किया और बिना ज़्यादा कुछ बोले हम वहाँ से निकल पड़े।
रास्ते में माहौल अजीब सा होने लगा था। सड़कें सुनसान होती जा रही थी और थोड़ी दूर जाने के बाद ऑटो महल के आसपास के इलाके में पहुंच गया। राजू भाई, हम आ गए क्या? लेकिन यहाँ पर तो महल दिखाई नहीं दे रहा है। अमित, सुमित, तुम दोनों ये रास्ता पकड़कर सीधे आगे चले जाना। थोड़ा सा आगे जाते ही एक शमशान का गेट दिखाई देगा। वहां से थोड़ा और आगे जाओगे तो वहीं तुम्हें महल दिख जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। कल सुबह यहीं पर मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगा। ठीक है राजू भाई। राजू भाई हमें वहीं छोड़कर वापस लौट गए। दोनों तरफ जंगल था, अंधेरी रात थी, डर भी लग रहा था और कुछ ऐसे पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थी जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। धीरे धीरे राजू भाई का ऑटो हमारी आंखों से ओझल हो गया। हमने अपना बैग उठाया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हम दोनों शमशान के गेट तक पहुंच चुके थे। रात तो थी, लेकिन चलने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी।